हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है बच्चों, ये आपको न्यू पुस्तक है 2025-26 सेशन के लिए, जो इस वर्ष आपको आपके विद्यालय में मिली होगी। आज के इस वीडियो में सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 का अध्याय 2 में है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो ये पाठ की पूर्व तैयारी को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है और इस कॉलम में इस वाले कॉलम में आपको हाँ हाँ भर देना है और इस वाले में पहले में रंग कैसा था, पहला में सफ़ेद, दूसरा में सफ़ेद और तीसरा में हरी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको देख लीजिएगा। और चौथे में भी सफ़ेद कलर डाल देना है। यहाँ ये क्या है, तो ये एक सूक्ष्म जीव होता है और अपने विचार लिखो में आपको लिखना है कि इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। अगला है कि निम्न में से बॉक्स में लिखें, जैसे जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, यीस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव को छांट करके इसमें लिखना है कि सूक्ष्म जीव पहला हमारा जीवाणु सूक्ष्म जीव है, शैवाल सूक्ष्म जीव है, कवक भी सूक्ष्म जीव है और प्रोटोजोआ ये सूक्ष्म जीव होते हैं। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें भी यहाँ लिखना है। तो इनको सभी को पैरामीशियम, यीस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन इनको भी लिखना है और इसके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। तो ये सभी क्या हैं, विषाणु वायरस हैं। तो इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पहला कि सही विकल्प को के आगे सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है कि आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है सूक्ष्म जीवों का श्वसन और सूक्ष्म जीवों में जनन, सूक्ष्म जीवों में पाचन और सूक्ष्म जीवों में परिवहन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सूक्ष्म जीवों में जनन। दूसरा है बूझो को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है। तो मलेरिया हमें पता है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी नंबर। तीसरा है निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता। तो नींबू कैंकर भी सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है पौधों में, और गेहूं की रस्ट भी सूक्ष्म जीव के कारण, और भिंडी की पित्त भी सूक्ष्म जीव के कारण होता है। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा पौधों का सूखना, जो सूक्ष्म जीव के कारण नहीं होता है। चौथा है आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगती हैं। इसका कारण क्या है। तो ब्रेड में
काली संरचना दिख रही है, उसका कारण है कवक लगना। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। अब हमारा अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहीं से मादा एडीज, पाश्चुरीकृत, किण्वन, संचरणीय रोग और प्रतिजैविक लिखा हुआ है। यहीं से हमें छांट करके ये लिखना है। तो ये आप भर लीजिए देख करके। पाश्चुरीकृत, पहला में पाश्चुरीकृत, दूसरे में प्रतिजैविक, तीसरे में किण्वन, चौथे में मादा एडीज मच्छर और पांचवा है संचरणीय रोग। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। हमें छींकते एवं खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? इसका उत्तर है, हम छींकते एवं खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते। चौथा प्रश्न है, बूझो का जन्मदिन 12 मई को था। जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया जिससे बूझो को उल्टी होने लग गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो इसका उत्तर में लिखोगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं। तो ये हमारा चौथा का उत्तर है। फिर पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। तो हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो ये हमारे रोग हैं और इनको छांटना है कि कौन सा रोग जीवाणु कारण होता है और कौन सा रोग विषाणु कारण होता है। तो जीवाणु से होने वाले रोग हैं हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग और विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं हेपेटाइटिस ए और पोलियो और खसरा। प्रश्न क्रमांक 6, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? तो चित्र में ये चित्र दिया गया है। अब ये किस चीज़ का चित्र है? तो ये अमीबा का चित्र है। यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो अब ये सभी प्रश्न क्रमांक 6 के पहला, दूसरा, तीसरा सभी केवल अमीबा से ही संबंधित प्रश्न हैं। तो ये अमीबा, यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। सातवां प्रश्न है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? तो इसका उत्तर में लिखोगे कि पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन पाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसलिए उबालना आवश्यक होता है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 8, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है। उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए। पहला प्रश्न है कि बूझो का मित्र कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है?
तो इसका उत्तर है बूझों का मित्र मलेरिया एवं डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, उसके बीमार होने के कारण मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज एवं मादा एडीज मच्छर हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना होने देना, इस बीमारी के बचाव का उपाय है। तो प्रश्न क्रमांक 9, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, अच्छा ये वाला प्रश्न छोड़ देते हैं अभी। प्रश्न क्रमांक 10 में आ जाते हैं। बिना ढके भोजन में जीवाणु एवं हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। अच्छा, प्रश्न पढ़ लेते हैं। हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, बिना ढके भोजन में रोगाणु एवं हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11 को अच्छे से पढ़ना है। और पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए। तो इसका पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है हमारा कि आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? तो अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। सेकंड नंबर का प्रश्न, आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? तो इसका उत्तर है, हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तीसरा प्रश्न, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो चीनी के प्रयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा 12वां है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने में किया जाता है। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न में या नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये नाइट्रोजन चक्र आपकी किताब में भी है, वहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी देख करके बना सकते हैं। फिर 14 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो ये वाला प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। इसको आप आपके किताब में सारणी बनी हुई है, वहाँ से देख करके यहाँ आप लिख लीजिएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 15 है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों जैसे दवाइयाँ, एल्कोहल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सिरका, बेकरी,
बकरी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। यहाँ बेकरी लिख लीजिएगा। आदि किए जाते हैं जो कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं। फिर आ जाते हैं अपन लोग प्रोजेक्ट 1 पे। प्रोजेक्ट 1 में है कि 2 गमले लेकर प्रत्येक में मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। गमलों को पहला गमला ए और दूसरा गमला बी के नाम से रखना है। ए गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, क्या आपको दोनों गमले की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो यहाँ इसके उत्तर में लिखोगे कि हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न है, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? अपघटन का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो दोनों गमलों में से गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया है। तो सेकंड वाले प्रश्न के उत्तर में इसको लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाता है। जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसका कारण क्या हो सकता है? तो गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हो सकते हैं, इसलिए गमला बी का सामग्री का अपघटन नहीं हुआ है। पांचवा प्रश्न है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया क्योंकि उसका उपयोग भूमि के उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। अब प्रोजेक्ट दूसरा है। तो प्रोजेक्ट दूसरे में आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करिए। इसमें है कि भोज्य पदार्थ के नाम, पैकेट का नाम, परीक्षण, पैकेट का निर्माण दिनांक, पैकेट समाप्ति दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोग और भोज्य पदार्थ में उपयोगी संगठकों का नाम होगा। हाँ, उपयोगी संगठकों का नाम तो यहाँ आप भर सकते हैं देख करके। 12 नंबर में अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो घर में चावल, दाल, आलू, गेहूँ आदि भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए। तो इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं इन्हें धूप में सुखाते हैं। तीसरा है, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। तो प्याज, पापड़, दाल, बड़ी, आलू, लहसुन आदि को सुरक्षित रखने के लिए उपाय किए जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।